विकास अब करीब 5% ज़्यादा के स्पर्ट के साथ ट्रेड करें, लेकिन आज के सेशन में डिफेंसिव्स में बाइंग आई है। आज फार्मा ही नहीं, आईटी और एफएमसीजी यहाँ से भी एक अच्छा इस पूरी स्पेस में अच्छा मूव देखा गया है। समीत, ये पहले एफएमसीजी पर बताइए, आज लार्ज कैप्स हो या फिर मिड कैप एफएमसीजी हो, बाइंग सब में देखी गई है। HUL, ITC, डाबर, मैरिको, इनका ट्रेंड भी अच्छा है आज के सेशन में। ये कोई नया ट्रेड ले सकते हैं क्या इसमें से किसी शेयर में? नहीं, देखिए इनमें अभी फ्रेश ट्रेड लेना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। लो हैंगिंग फ्रूट इज़ ऑलरेडी ऑन। HUL की बात करें तो लास्ट मंथ ये स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन दिया हुआ था। ट्रेंड वाइज और मोमेंटम वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी भी, तो जिन्होंने लो लेवल्स पे लिए हुए वो होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग यहाँ पे करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो मेरे ख्याल से अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशंस है तो इसमें बने रहिए, फ्रेश बाइंग फिलहाल अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए फ्रेश बाइंग तो यहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हैं। खैर, इस बीच आज और एक ट्रिगर जो है जिस पर बात हुई, आज दरअसल वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के 3 साल पर मीडिया से बातचीत की। इसमें कई मुद्दे हैं जिनको उन्होंने छुआ, लेकिन इससे एक चीज़ दीपाली, जितना मैं समझ रहा हूँ बॉडी लैंग्वेज को मिस्टर जेटली की, वो अब खैर वो सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं तो बात भी वैसे ही करते हैं, तो ये तो है कि दे आर स्टिल स्टिकिंग टू देयर गन्स कि GST 1 जुलाई से रोल आउट होगा। लेकिन जब उन्होंने GST की बात कही ना, उसके साथ में उन्होंने और एक राइडर भी जोड़ दिया कि हम सारी चीज़ें कंसेंसस से कर रहे हैं और GST रोल आउट भी हम कंसेंसस से करेंगे। अब आप इसका रेफरेंस अब देखिए, 2 दिन पहले जो अमित मित्रा ने, वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जो कहा था कि 1 जुलाई से नहीं होना चाहिए रोल आउट, कुछ अभी भी दिक्कतें हैं। सो ही हैज़ क्रिएटेड दैट रूम फॉर हिमसेल्फ बाई पुटिंग इन वर्ड कंसेंसस। और वो एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर बात करते हैं इस पर। GST decisions are all taken by consensus. And so far, we have succeeded in maintaining that consensus. I can only share with you that at the Srinagar meeting of the GST Council, ministers from almost every state who spoke to me were absolutely clear about maintaining the 1st July date. And we are in a state of preparedness for the 1st of July. तो सुना अपने वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कहा, और कह सकते हैं कि इस वर्ड के साथ वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ठीक है, जो भी इश्यूज उन्होंने रेज किए उसको सॉर्ट कर लेंगे। क्या वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ टाइम ले लेंगे, या फिर 1 जुलाई रोल आउट थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है? देखिए, पर्सनली इनफैक्ट आपको याद होगा कुछ समय पहले जो जी बिजनेस का मिशन GST है, उसे भी श्री अरुण जेटली ने ही लॉन्च किया था। और उस समय हमारी जो उनसे बात हुई थी ना, एक चीज़ जो बड़ी साफ थी कि देखिए ये अब आप 1 जुलाई से अगर नहीं करेंगे तो आप 1 अगस्त या 1 सितंबर, उससे ज़्यादा इसे वैसे ही टाल नहीं पाएंगे आप। तो अब करें या 1 महीने बाद करें, अगर देश 5 साल में तैयार नहीं हुआ GST के लिए, या ये सरकार आने के बाद भी 3 साल में, तो कोई 1 महीने में तो हो नहीं जाएगा। तो जो सरकार की थिंकिंग है वो ये है कि आप रोल आउट कर दीजिए, उसके बाद जो भी रोल आउट के इश्यूज होंगे उसको हम धीरे धीरे डील करते जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल कि इनकी कोशिश तो होगी कि 1 जुलाई से रोल आउट किया जाए। तो इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट लॉजिस्टिक स्टॉक्स की हमने थोड़ी देर पहले बात की भी थी, नज़र रखी उन पॉकेट पर, और GST ने काफ़ी सारे सेगमेंट्स को एक ट्रिगर दिया भी है। FMCG उसमें से एक है जिस पर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर्स के लिहाज से ही 2 और इम्पॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, वो उस पर बातचीत कर लेते हैं। एक तो ये कि ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय जल्द नई गाइडलाइंस ला सकता है। क्या डिटेल्स हैं ये समझ लेते हैं, और असीम हमारे साथ मौजूद हैं इसकी और डिटेल्स के साथ। असीम, एग्जैक्टली बताइए क्या सोच है कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की, और किस तरीके की गाइडलाइंस आ सकती हैं ई-कॉमर्स कंपनीज के लिए? दीपाली, देखिए अभी जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं वो अगर सेल लगाती है तो प्रोडक्ट जो बेचे उस पर बड़ा हैवी डिस्काउंट जो है वो देती हैं। तो अक्सर कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय को शिकायतें मिली थी कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है बढ़ा चढ़ा करके वहाँ पे दिखाया जाता है। यानी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस MRP जो है 2000 रुपये है और वहाँ पर दिखाया जाएगा कि वहाँ 4000 रुपये का ये प्रोडक्ट है और हम आपको 1000 रुपये में दे रहे हैं, आपको हम इस पर 75% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कंज्यूमर को एक चीट करने की कोशिश की जाती थी कि कंज्यूमर जहाँ से मैं आता था कि हाँ ये 4000 का प्रोडक्ट है और मुझे इतना सस्ते में मिल रहा है। लेकिन अब वो
जो ई कॉमर्स कंपनी आप वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय जो है नई गाइडलाइंस लेकर आ रहा है, उनके ऊपर शिकंजा कसने जा रहा है। आप MRP से बढ़ा करके प्राइस जो है वो नहीं दिखा पाएंगे, जो भी पैकेज कमोडिटीज़ होगी उसका। तो यानी कि अगर जो अभी MRP है आपका प्रोडक्ट का उतना ही दिखाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप उसको बढ़ा चढ़ा करके जो है नहीं दिखा पाएंगे। तो जो उपभोक्ता है उसके लिए ये राहत की बात होगी कि वो ई कॉमर्स कंपनियाँ जो पहले की झांसा देती थी, हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं इस प्रोडक्ट पे, 100% डिस्काउंट दे रहे हैं, 90% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वैसा जो है वो नहीं कर पाएंगी। जी, तो यहाँ पर असीम ने ये खबर बताई है, आम कंज्यूमर के लिहाज से डेफिनेटली अच्छी खबर है कि कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय जल्द नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है और अब ई कॉमर्स कंपनियाँ जो सेल लेकर आती हैं, पहले प्राइसेस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती हैं, उसके बाद एक बड़ा डिस्काउंट देती हैं, तो ऐसा वो नहीं कर सकेगी। शुक्रिया असीम आपका ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन मार्केट्स की ओर रुख कर लेते हैं और कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि डेरिवेटिव्स का भी हिस्सा है, जहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिविटी आज के सेशन में देखी गई है। उसमें टायर स्टॉक्स लीड कर रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके हैं। एक वोल्टास है, वहाँ पर भी अच्छा मूव देखा गया है। RBL बैंक, ये कल भी अच्छा चला था, अब भी इसमें जो सुबह ओपनिंग हुई थी उसके बाद का मोमेंटम देखें तो बाइंग और एक्सटेंड हुई है। अपोलो हॉस्पिटल एक और स्टॉक है जो कि काफ़ी एक्टिव है। सुमित, आपका व्यू क्या है स्ट्राइड्स, आकोलैब पर और अपोलो हॉस्पिटल पर, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स डेरिवेटिव्स में काफ़ी एक्टिविटी आज के सत्र में दिखा रहे हैं? देखिए, आफ्टर शार्प करेक्शन इन स्टॉक्स के अंदर एक पुलबैक हमको देखने को मिल रहा है। अपोलो थोड़ा ज़्यादा बेटर दिख रहा है, क्योंकि अपोलो के अंदर हमने आज एक बहुत अच्छा मूव देखा है और ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी एक बार इसके अंदर और भी तेजी के मूव हमको देखने को मिल सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल एक सपोर्ट भी ले रहा है, जिसके अंदर 1180 के आसपास का अच्छा खासा सपोर्ट है, और ये 200 DMA के ऊपर अगर आज क्लोजिंग दे देता है जो कि 1260 का लेवल है, तो फिर ये स्टॉक हमें इमीडिएटली 1300-1320 तक के लेवल्स दिखा सकता है और फ्रेश तेजी हमको 1320 के ऊपर देखने को मिलेगी। यहाँ से इमीडिएटली ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है 1320 तक। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें और अगर फ्रेश कोई बाय करना चाहता है तो प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करें। 1230-1220 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट 1300-1320। इस बीच निफ्टी 9616 पर है, लेकिन इस तेज़ी में आप निफ्टी के गेनर्स को दिखाइए। एक बार आप HUL को हटा दें अगर, LNT को और ITC को, तो फिर ये जो 9600 का लेवल है वो सडनली काफ़ी वल्नरेबल दिखता है, क्योंकि आप लूज़र्स की लिस्ट को देखिए। निफ्टी के जो लूज़र्स हैं उस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें ONGC है जो कि 2.5% नीचे है, ICICI बैंक 2% नीचे है, भारती एयरटेल 1.25% नीचे है, मारुति, ल्यूपिन, जी एंटरटेनमेंट, टाटा स्टील, ये कई काउंटर्स हैं जो कि नुकसान में है इस समय। दलजीत कोहली इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। दलजीत, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब देखिए, आज भी जो दायरा है ना बाजार का वो छोटा ही रहा है। 40-45 अंकों में निफ्टी घूम रहा है, 9600 के ऊपर कन्विंसिंगली नहीं निकल पा रहा, लेकिन तोड़ भी नहीं रहा है इसे। आपको बाजार लग कैसा रहा है इस समय दलजीत? या गुड आफ्टरनून। नहीं, मुझे लगता है कि बाज़ार अभी इसी सीमित दायरे में ही रहना चाहिए, क्योंकि अब कोई बहुत बड़ा न्यूज़ ट्रिगर पॉइंट अभी इस समय हमारे सामने कुछ नहीं है। अब शायद अगला न्यूज़ ट्रिगर जो डे टू डे मूवमेंट के लिए बनेगा वो अगली RBI पॉलिसी होगा। इनफैक्ट आज का जो मूवमेंट है मुझे लगता है वो बहुत अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कल GDP के नंबर्स आए और वो काफ़ी ख़राब थे, एक्सपेक्टेशन से भी नीचे थे, तो उसके बाद मार्केट को अगर नेगेटिव रिएक्ट करना होता तो ज़्यादा रिएक्ट करना चाहिए था। तो आज अगर आप सीमित दायरे में हैं तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत है कि मीनिंग मार्केट को भी सब नेगेटिव न्यूज़ को अपने स्ट्राइड में लेते जा रहा है और उस पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा है। फॉर पॉजिटिव मूव और अपवर्ड मूव के लिए मुझे लगता है कि एक तो जो फंडामेंटल रीज़न है कॉर्पोरेट अर्निंग्स का, वो तो अभी नहीं आने वाला है, तो उसके बीच में जो कुछ थोड़ा बहुत मूव आएगा 150 पॉइंट ऊपर नीचे का, वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो पर। तो मुझे अगर RBI ने कुछ किया अपनी जून की पॉलिसी में, कोई रेट कट के ऊपर कुछ इंडिकेशन दिया, इवन कुछ व्यू चेंज किया कि हम न्यूट्रल स्टांस से पॉजिटिव स्टांस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा एक बार और रिएक्शन दे सकता है। जी, एक बार देखते हैं ONGC, HPCL और MRPL को, क्योंकि आज दिन में सोर्सेज के थ्रू ये खबर आई थी कि HPCL को ONGC खरीद सकती है और दिसंबर एंड तक इस तरह की कोई भी अनाउंसमेंट आ सकती है। इनफैक्ट सुबह हम बातचीत कर भी रहते शेयर बाजार लाइव के दौरान कि ONGC ने इस तरह की, ये भी अगेन सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है कि ONGC ने कल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि HPCL के साथ जो ऑयल PSU मेजर क्रिएट करने की बात हो रही है उसमें HPCL के साथ वर्टिकल इंटीग्रेशन को वो फेवर करते हैं। हालांकि क्या डिसीजन लिया जाता है, किस प्राइस पर ये
एक्विजिशन होता है, अगर इस तरह की कोई भी डेवलपमेंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन MRPL, इस पर शायना मैं आपका व्यू लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन होता है तो डेफिनेटली MRPL प्रोडक्ट्स को एक रेडीमेड एंट्री मिल जाएगी HPCL के रिटेल आउटलेट्स की तरह। तो अगर इन तीनों स्टॉक्स में से किसी को चेस करना हो इस खबर की वजह से, तो क्या वो MRPL हो सकता है? हाँ, आई थिंक MRPL तो डेफिनेटली मर्जर कैंडिडेट हो ही जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट के साथ। तो आई थिंक टू एन एक्सटेंट, और उनके जो रिफाइनिंग मार्जिन्स भी है, उनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, वो सब रिफ्लेक्ट करके आई थिंक वैल्यूएशंस उनका दे आर क्वाइट अट्रैक्टिव। तो अगर किसी को कोई स्टॉक पिक करना है तो ये पिक कर सकते हैं, चेन्नई पेट्रो भी पिक कर सकते हैं आई थिंक इन दी ऑयल एंड गैस सेक्टर। सो ये दो पिक्स छोटे कंपनीज में डेफिनेटली अभी डिसेंट लग रहे हैं। जी, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर या फिर ONGC पर दलजीत, आपका व्यू क्या है? आज के सेशन में ये स्पेस कमज़ोर है, IOC लीड कर रहा है इस वीकनेस को, करीब 3.5% नीचे है अभी। क्या व्यू है आपका? देखिए, हमारा स्ट्रक्चरली व्यू पॉजिटिव है ऑयल एंड गैस स्पेस पे, और इसमें जो पिक्स हैं वो एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और दूसरा ONGC ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये दोनों हमारे बाई लिस्ट में हैं। लेकिन अभी ये जो न्यूज़, जैसे अभी आपने जो बात की HPCL वगैरह की मर्जर की, इस बात पे डिपेंड करेगा कि फाइनली ये मर्जर रेशो क्या होगा और किसकी फेवर में जाएगा। अगर तो ये मर्जर रेशो, जैसा अभी तक हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि ये ONGC को इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ONGC के लिए ये अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक MRPL की बात है तो वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा, बिकॉज पेरेंट मर्ज हो गया और कोई सेंस नहीं रहेगा कि एक और अलग मार्केटिंग कंपनी रखी जाए, तो वो उसमें आ जाएगा। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो ONGC इज़ फार बेटर प्लेस देन MRPL और एनी अदर ऑयल कंपनी। तो अगर उनके हिस्टोरिकल एवरेज से देखें तो भी आधे रेट पे कम ट्रेड कर रहा है। अगर पीयर कंपैरिजन करें, इंटरनेशनल पीयर कंपैरिजन करें, सब जगह ONGC जो है वो वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव है। तो मेरे ख्याल से ONGC को लेकर के पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये न्यूज़ या नो न्यूज़, दोनों तरीके से मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में ONGC काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। जी, दलजीत, आप फार्मा शेयर्स को भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, ये 3 दिन से बाइंग दिख भी रही है स्पेस में, आप खरीद रहे हैं क्या कोई शेयर? जी हाँ, हमने जो कॉन्ट्रा पिक्स में फार्मा को रखा था, और 2-3 दिन पहले से सन फार्मा जिस दिन 12% गिरा था, तो वहाँ से हमने बाइंग वापस उसमें शुरू करवाया है। अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया है कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, अरबिंदो, ये सभी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, और इसमें ट्रिगर पॉइंट्स भी हैं कि अगले आने वाले समय में, अगले 1-1.5 साल में यहाँ पे विजिबिलिटी है कि इनके नंबर्स काफ़ी बेटर हो सकते हैं। रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं सबके ऊपर, रेगुलेटरी इश्यूज़ आगे भी बने रहेंगे, लेकिन अगर कोई कंपनी ने उन रेगुलेटरी इश्यूज़ पे पहले से काम कर लिया है 2-3 साल का, तो उसके पास एक स्कोप है वो जल्दी रेजोल्यूशन करने का। दूसरी चीज़ है कि बाकी प्रोडक्ट पाइपलाइन क्या है। तो अगर हम सन फार्मा की बात करें तो उनके पास 2-3 बड़े प्रोडक्ट अगले 1 साल में आने वाले हैं। जैसा उन्होंने बताया कि वो एक्सप्लेसिया जो स्पार्क का प्रोडक्ट है, अब उसमें सिर्फ एक हलोल की वजह से ही अटका हुआ है, तो वो उन्होंने अभी साइट ट्रांसफ़र के लिए डाल दिया है, विच मीन्स कि अगले 1 साल में वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। टिल्ड्रा के लिए उन्होंने अभी अप्लाई किया है। तीसरा, उनका जो प्री NDA मीटिंग हो चुकी है जिसमें वो ये सिसेरिया के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। तो आई थिंक वहाँ पर काफ़ी सारे ट्रिगर पॉइंट्स बनेंगे, और वैल्यूएशन वाइज स्टॉक बहुत नीचे आ चुके हैं। मार्केट ने ऑलमोस्ट ये सब स्टॉक्स को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, जैसे कि अब इनमें कुछ वैल्यू बची नहीं। तो मुझे लगता है कि वही टाइम अच्छा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको अच्छी क्वालिटी की कंपनी चीपर रेट में मिल रही है, तो आप इसमें लीजिए, बट पेशेंस रखना पड़ेगा, 1.5-2 साल का वक्त लगेगा। बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। फ्यूचर ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, और इनफैक्ट अब हमने इसमें फ्यूचर लाइफस्टाइल की बात की भी, लेकिन आप इस ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स को देखिए तो बहुत अच्छा मोमेंटम। फ्यूचर लाइफस्टाइल इनफैक्ट अब 12% ऊपर इस समय है। कुछ और काउंटर्स देख लेते हैं। विजया बैंक, IOB, इन पर अच्छा मूव देखने को मिला है। उधर ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़ है, HOV सर्विसेज, कावेरी सीड, ये कुछ और काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिला है। अब ये सारे बजिंग स्पेस है, यहाँ पर ठीक रुझान है। इसमें आपकी कोई पिक है क्या इसमें समित? कोई काउंटर ऐसा है जो कि आप इस समय छोटी अवधि के लिए सलाह देंगे पिक करने की?
देखिए ये स्पेस में अभी फ़िलहाल तो क्लोजली ट्रैक नहीं कर रहे, तो इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक ऐसा स्टॉक नहीं होगा जो हम करंट लेवल पे रेकमेंड करना चाहेंगे। कावेरी सीड्स में अगर बात करें तो ऑलरेडी अच्छी खासी मूव आ गई है। तो यहाँ पे अगर इसके अलावा कोई अगर मिड कैप में स्टॉक देख रहा है तो GSPL एक अच्छे खासे करेक्शन रिसेंटली हमने देखा है। आज उसमें बहुत अच्छी प्राइस वॉल्यूम एक्टिविटी हमें देख रही है, तो ये एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे स्ट्रेटेजी हो सकती है। GSPL में 188 के हमारे नियर टर्म टारगेट्स होंगे और 172 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। बिल्कुल। इस बीच दलजीत, क्विकली मैं आपसे एक व्यू लेना चाहूँगा, हालांकि आप आए उससे पहले बातचीत हुई थी हमारी इस पर। रिलायंस कम्युनिकेशन अभी अभी खबर आई है इस पर थोड़े समय पहले कि इकरा ने भी इनके जो NCD इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको डाउनग्रेड किया है और साथ ही इन्होंने एक डिफ़ॉल्ट भी किया है। एयरटेल को इन्हें जो इंटरकनेक्ट चार्जेस चुकाने थे उस पर 90 करोड़ का डिफ़ॉल्ट है कंपनी का। कल चांसेस हैं कि अनिल अंबानी मीडिया से भी बातचीत करें, लेकिन माई क्वेश्चन इज़ आरकॉम तो ठीक है, इट इज़ अंडर क्लाउड। जो सॉलिड स्टोरीज हैं ADAG ग्रुप की, चाहे वो रिलायंस कैपिटल हो या फिर रिलायंस इंफ्रा हो, कुछ हद तक आई वुड से रिलायंस डिफेंस हो, जहाँ पर हमने ठीक ठाक मोमेंटम देखा था, खासकर अभी मिड कैप्स में जो रैली हुई उसमें। इज़ इट टाइम टू टेक दैट मनी ऑफ द टेबल? क्या आप इस समय कैपिटल या फिर इंफ्रा से थोड़ा दूर रहने की सलाह देंगे? जी हाँ, बिल्कुल दूर रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि हम बहुत कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं और बहुत कॉशियस अप्रोच रखते हैं मार्केट के लिए। तो हमारे हिसाब से ये स्टॉक्स में अभी फ़िलहाल दूर रहना चाहिए। ये समझ में आना चाहिए कि एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं। हो सकता है कि उन कंपनियों पे आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पूरे ग्रुप पे प्रॉब्लम आएगी तो उसका कुछ ना कुछ असर बाकी कंपनियों पे भी आता है, और हमने देखा है कि ये बाकी दूसरे कंपनियों में भी ऐसा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा अपने आप में भी कोई बहुत अच्छा काम, ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं जिसमें कि आपको कोई अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रही है कि आप उसमें आज ही एंटर करें। तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड दिस कंपनीज। चलिए यहाँ से सीधे रुक कर लेते हैं फाइनल बेट का। रजत मौजूद है। रजत बताइए। शिपिंग स्टॉक्स अपनी स्क्रीन के बॉटम पे देख पा रहे हैं आप। पिछले 1 घंटे में जो खरीदारी हुई है वो शिपिंग स्टॉक्स पे हुई है, तो इसी को शामिल किया शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि तिमाही आधार पर नतीजे काफी बेहतर थे। उसका एक ट्रिगर इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ तो जुड़ी गया है और 2 हफ्ते से बिकवाली थी, निचले हिस्सों से खरीदारी। इनफैक्ट इंडियन शिपिंग स्टॉक में तो खरीदारी हो ही रही है। शिपिंग, मर्केटर और साथ ही साथ बाकी के स्टॉक्स में आज के सत्र में काफी एक्टिव है, लेकिन ग्लोबली भी शिपिंग स्टॉक्स बहुत स्ट्रांगली निचले स्तरों से गेन कर रहे हैं। आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट पर नजर रखें। अब जो मैं नतीजों की बात कर रहा हूं उसमें तिमाही आधार पर 80.3 करोड़ की PBT यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने पोस्ट किया। जो फाइनल आंकड़ा था बॉटम लाइन का वो 92.3 करोड़ था। वैन बेसिस पे देखेंगे तो बहुत स्ट्रांगली डेंट था, लेकिन तिमाही आधार पर ये आंकड़ा ठीक नजर आ रहा है। और बाल्टी टाटा इंडेक्स 1 साल के होराइजन में काफी बढ़ चुका है। पिछले 1 महीने में स्लाइड जरूर आया था, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि शिपिंग स्टॉक्स निश्चित से बहुत स्मार्टली गेन कर रहे हैं। बहुत बीटन डाउन सेक्टर है। अब अगर रिवर्सल आया तो ये तमाम स्टॉक्स जो हैं, जैसे कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मर्केटर, साथ साथ सीमेक, जी शिपिंग जिसकी वैल्यूएशन इस पर्टिकुलर स्पेस में काफी अट्रैक्टिव है, इन सभी स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। रडार पर रखें, 83 का टारगेट है, 75 का स्टॉप लॉस। जी, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है फाइनल बेट। अब करीब 3 रुपये से ज़्यादा की बढ़त ये स्टॉक दिखा रहा है। इंट्राडे हाइस पर है, 77.35 के लेवल्स देखे जा रहे हैं, लेकिन जो टारगेट्स दिए हैं रजत ने वो हैं 83 के, तो नज़र रखकर चलें इस शेयर पर भी। लेकिन सुमित, अभी थोड़ी देर पहले जिन वॉल्यूम ओवर्स की हमने बात की थी उसमें 2 स्टॉक्स पर स्पेशली आपका कमेंट चाहिए, तो कावेरी सीड और दूसरा फ्यूचर लाइफस्टाइल। कल भी ये स्टॉक चले थे, अच्छे क्वांटम के गेन के साथ बंद हुए थे और आज भी वही रुझान है। अभी क्या करें, प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? देखिए, कावेरी सीड के अंदर दीपाली, इसके अंदर एक बार होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने पिछले 7 दिनों में वन वे मूव दिखाया है, जिसके अंदर स्टॉक ने ऑलमोस्ट 500 के लेवल से 620 का लेवल्स अभी आ चुका है। आई थिंक स्टॉक के अंदर इमीडिएटली यहाँ से और ऊपर का लेवल्स देखने को मिल सकता है। 600 के नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और पोजीशंस एक बार होल्ड करें। दूसरी तरफ फ्यूचर लाइफस्टाइल का फ्यूचर बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि ये स्टॉक ने एक वन वे मूव दिखाया है और ये स्टॉक ऑलमोस्ट अगर हम लोअर लेवल से देखेंगे तो डबल हो चुका है, और अभी भी देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक कहीं पर भी पॉज ले रहा है। आई थिंक इमीडिएटली 370 380 के टारगेट होंगे और उसके बाद 400 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड की जा सकती है। प्रेजेंट लेवल से थोड़ी भी गिरावट अगर आती है तो फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। बिल्कुल। चलिए, इस बीच 1 जुलाई से GST जो लागू होना है उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, और सभी का दिल बहलाने वाले अम्यूज़मेंट पार्क्स को भी हो सकता है 1 जुलाई से GST की मार झेलनी पड़े, क्योंकि GST काउंसिल ने अम्यूज़मेंट पार्क्स पर 28% का एंटरटेनमेंट जो टैक्स का ब्रैकेट है वो 28% का रखा है।
और ये जो फैसला है इसके चलते देश के सभी जो अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं उस पर टैक्स की जो दर है वो बढ़ेगी। तो जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ अम्यूज़मेंट पार्क्स एंड इंडस्ट्रीज़ है यानी IIAPI, उन्होंने इतनी ज़्यादा GST दरों का विरोध किया है। IIAPA के प्रेसिडेंट अशोक गोयल के मुताबिक इतने ज़्यादा टैक्स से अम्यूज़मेंट पार्क्स में निवेश भी घटेगा और लोगों का रुझान भी घटेगा। हाँ सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है 28% के, तो कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं ओवरऑल अम्यूज़मेंट पार्क इंडस्ट्री के ऊपर इसका? जी, सबसे पहले तो मैं ये क्वालिफाई कर दूं कि मुझे लगता है कि केवल बंचिंग का इशू है, ये इंटेंशनल नहीं किया गया है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है, शायद लोगों ने सोचा होगा कि इनपुट क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अम्यूज़मेंट इंडस्ट्री चूंकि कोई रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं करती है, इसलिए इनपुट क्रेडिट भी केवल 2 से 2.5% का हमें मिलेगा। तो नेट इम्पैक्ट जो है 28%, और पहले मीन रेट एंटरटेनमेंट टैक्स का 15% था, अब 28 होने से और 2-3% आप इनपुट क्रेडिट भी माइनस कर दें तो नेट इम्पैक्ट 10% बढ़ोतरी होती है। और इंडस्ट्री का जो मार्जिन है केवल 7 से 8% है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो ये 10% यदि पूरा बढ़ के देना पड़ा तो इंडस्ट्री फ्रॉम प्रॉफिट वेफर थिन मार्जिन फ्रॉम प्रॉफिट इट विल गो इनटू लॉस मेकिंग। सर, अगर हम बात करें सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस होने के बाद जो 30% हो गया था, 15% सर्विस टैक्स और 15% दूसरा, तो उसके मुकाबले अभी 28% है, तो कितने मार्जिन्स आपको लगता है इफेक्ट हो जाएंगे? देखिए, 15% था और अभी प्लस 15% सर्विस टैक्स आ गया। उस समय हमने जोर शोर से टूरिज्म मिनिस्ट्री के थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन दी थी। उस समय हमें उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा था और समझ के उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि GST के समय हम इसका ध्यान रखेंगे, 1-2 साल की दिक्कत है, आप संभालिए। 2 साल से हमने इसको बर्दाश्त भी किया है और मार्जिन्स तो ऑलरेडी डिप हो चुके हैं कंज्यूमर से। और दूसरी तरफ कंज्यूमर से आप 1 पैसा बढ़ा के ले नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी जो जिसको बोलते हैं मार्केटिंग की टर्म्स में, वो बिल्कुल नील है आज के समय। ऑलराइट, खैर GST अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज दलजीत, आज वित्त मंत्री ने जो जवाब दिया है ना GST पर, उन्हें सवाल पूछा गया आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कंसेंसस का वर्ड इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं एक रूम अपने लिए क्रिएट किया है कि अगर 1 जुलाई से रोल आउट नहीं भी होता है तो दे शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न, वो उन्होंने क्रिएट कर लिया है। मार्केट प्रिपेयर्ड है क्या GST रोल आउट के डिले के लिए? देखिए, बहुत जितना भी हम लोग कंपनी से बात कर रहे हैं उसमें तो काफ़ी मिक्स रिएक्शन है। बहुत सारे लोग ये तो सबने मान लिया कि GST अब रियलिटी तो है ही है, अब इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो 1 जुलाई से है कि 1 सितंबर से है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ लोगों को आदत भी है कि जब तक बिल्कुल डंडा ना मारा जाए तब तक लोग काम करते नहीं हैं, तो शायद वो अभी भी इसीलिए लोग आखिरी महीने में भी ये इंतज़ार कर रहे हैं। और इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है, आप जुलाई में शुरू करिए या सितंबर में, अल्टीमेटली आपको वो सिस्टम्स एक्नॉलेज करने ही पड़ेंगे और अडेप्ट करना ही होगा। तो अभी तक जो हम लोगों का डिस्कशन है कंपनीज़ में, उसमें मिक्स रिस्पॉन्स है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने शुरू कर दिया है तैयारियां, कुछ लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी हद तक तैयारी हो चुकी है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि लोग जब भी जिस भी डेट पे एप्लीकेबल होगा, फाइनली पीपल विल अडेप्ट टू इट। सो इट्स अ रियलिटी एंड एवरीबॉडी हैज एक्सेप्टेड इट। जी, कुछ स्टॉक्स देखते हैं जो कि लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं और ये मिड कैप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। देखिए, वक्रांगी यहाँ पर अच्छा मूव कल भी था, आज भी ये स्टॉक इंट्राडे हाइस पर ही ट्रेड कर रहा है। KEC इंटरनेशनल, यहाँ भी अच्छा मूव देखा गया है, अगेन लाइफ टाइम हाइस पर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। हिताची के शेयर को देखिए, यहाँ भी कांस्टेंट अप मूव रहा है और आज भी अच्छा रुझान स्टॉक में देखा जा रहा है। एस्कॉर्ट्स को भी इस लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं, वहाँ तो सेल्स नंबर्स भी आए और सेल्स नंबर्स के बाद 700 के लेवल भी इसने पार किए थे। एस्कॉर्ट्स पर तो शाइना आपने बातचीत की, लेकिन ये वक्रांगी, हिताची, KEC इंटरनेशनल, इन शेयर्स पर क्या कमेंट्स हैं?
देखिए इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आने हैं ऑलरेडी, जैसे केसी के नंबर्स अच्छे थे, एस्कॉर्ट्स के वॉल्यूम नंबर्स अच्छे आए हुए हैं और आई थिंक विक्रांकी के ऑल्सो नंबर्स काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। एंड गिवन द फैक्ट दैट इट इज़ इन अ स्पेस जो अभी ई कॉमर्स में जो मूव हो रहा है उस हिसाब से उनको काफ़ी बेनिफिट इन फ्यूचर भी होगा उनके प्रोडक्ट को लेके। सो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट ऑल दी स्टॉक्स आर लुकिंग स्टिल गुड डिस्पाइट इतना रन अप है। आई थिंक अगर किसी ने खरीदा हुआ है तो ये डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में अभी भी होल्ड कर सकते हैं। जी, एक और स्टॉक है जिसका मैं नाम लेना भूल गई, वो है यूपीएल लिमिटेड का। ये स्टॉक भी कांस्टेंट चला है, यहाँ पर मॉनसून का भी ट्रिगर है और लाइफ टाइम हाइस पर ये शेयर भी है। सुमित, आपके कमेंट्स क्या हैं यूपीएल पर? तेजी का स्टॉक है, तेजी हमें ऑलरेडी देखने को मिल रही है और अभी और भी तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक इमीडिएटली 900 का साइकोलॉजिकल लेवल पे शायद रुकेगा तो रुकेगा, नहीं तो वहां से और तेजी एक्सटेंड होगी जिसके अंदर हमें 950 और शायद 4 डिजिट के अंदर भी ये स्टॉक देखने को मिल जाए। पिछले कुछ दिनों से करेक्शन देने के बाद ये स्टॉक अभी तेजी फ्रेश स्टार्ट कर चुका है, तो आई थिंक इस बार ये 1000 रुपए के लेवल्स तक जा सकता है। इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। प्रेजेंट लेवल से अगर कोई 20 से 30 पॉइंट की गिरावट आती है तो भी बाइंग करनी ही है और नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 820-830 रुपए का, ऊपर में 900 का लेवल टूटते ही 950 से 980 इमीडिएट टारगेट। जी, एक बार अदानी समूह के स्टॉक्स देखें तो 2 शेयर्स हैं जो कि चल रहे हैं। अदानी ट्रांसमिशन 5% के अपर सर्किट पर है और अदानी पोर्ट्स जो कि डेरिवेटिव्स का भी हिस्सा है, यहाँ भी मूव ठीक ठाक है और ये भी करीब 2 से 3% तक की बढ़त दिखा रहा है। इनफैक्ट अब करीब 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अदानी पोर्ट्स पर सुमित क्या करना चाहिए? अभी तेजी करनी चाहिए दीपाली। अदानी पोर्ट के अंदर अभी यहाँ से ऐसा लगता है कि हमें एक स्पर्ट देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर 360 इमीडिएट टारगेट होंगे और उसके बाद 380 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 360 टूटते ही इनफैक्ट 400 के भी लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। अदानी पोर्ट के अंदर 330 के नीचे का या 331 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए अदानी पोर्ट के अंदर फॉर द टारगेट्स ऑफ 360 एंड 380 लेवल्स। जी, ये बार फर्टिलाइजर शेयर्स को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने कांस्टेंट बाइंग देखी है। कल भी ये स्पेस परफॉर्म कर रहा था। जीएसएफसी जिससे स्टॉक सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, आरसीएफ चंबल यहाँ भी अच्छा रुझान पिछले कुछ सेशंस में लगातार बनते हुए देखा है। लेकिन आज का अगर मोमेंटम देखें तो मद्रास फर्टिलाइजर स्टॉक है जहाँ पर बाइंग आई है। बाकी कुछ शेयर्स का रुझान देखें। इनफैक्ट मिस्टर कोहली, ये फर्टिलाइजर स्पेस से कोई स्टॉक आपको पसंद है क्या? अभी मॉनसून का भी यहाँ पर ट्रिगर है और कांस्टेंट अप मूव में ये स्पेस रहा भी है पिछले 3-4 महीने में स्पेशली। जी हाँ, इस स्पेस पर एग्री स्पेस पर हम लोग काफ़ी बुलिश हैं और हमने इसमें कई सारे कॉल्स भी निकाले हैं। मुझे लगता है कि कोरोमंडल फर्टिलाइज़र इस स्पेस में एक सबसे बढ़िया स्टॉक है जो क्वालिटी मैनेजमेंट भी है, बिजनेस वाइज भी बहुत अच्छा करते हैं और एक तरीके का कंज्यूमर प्ले, एग्रोकेमिकल प्ले, फर्टिलाइज़र प्ले, तीनों चीज़ें उसमें मिलती हैं आपको। तो मुझे लगता है कि कोरोमंडल और पिछले 5-6 साल में स्टॉक चला भी नहीं था। अभी कुछ 1-1.5 क्वार्टर पहले से जब 2 क्वार्टर पहले जो नंबर आए थे वहाँ पे 280 का भाव था, अभी 420 हुआ है। तो जिस तरीके से मार्केट 5-6 साल में चली है शायद ये स्टॉक उतना नहीं चला। अब इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बट वैल्यूएशन वाइज भी बहुत कंफर्टेबल है और ट्रिगर भी बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारा प्रेफर्ड पिक है इन दिस एग्री स्पेस। बाकी एग्रोकेमिकल्स पे हम लोग काफ़ी बुलिश हैं, तो यूपीएल और रैलिस भी उसी कड़ी में है। एस्टेक लाइफ साइंसेज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये सब इसी कड़ी में है। इस बीच